अजीत डोभाल एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर एवं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक है। वर्तमान में अजीत डोभाल भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। इनका जन्म स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम घुन्नाथ डोभाल है, जो एक गढ़वाल जाति के ब्राह्मण हिंदू है। अजीत डोभाल के परिवार में उनके माता पिता के अलावा पत्नी और 2 बच्चे हैं। अजीत कुमार डोभाल सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, भारत के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने पहले एक ऑपरेशन विंग के प्रमुख के रूप में 1 दशक बिताने के बाद 2004-05 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य किया। चलिए जानते हैं अजीत डोभाल बायोग्राफी के बारे में। भारत के जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डोभाल गुरुवार को पंतनगर विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें ये मानद उपाधि प्रदान की। डोभाल को इंटेलिजेंस का सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता है। उनका जीवन किसी एडवेंचर फिल्म की कहानी जैसा है। डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में जासूस रहे। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है। आज उनका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाते हैं। भारत के इसी जेम्स बॉन्ड की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को हुआ था। डोभाल के पिता भी भारतीय सेना में अधिकारी थे। उनकी पढ़ाई लिखाई आर्मी स्कूल में हुई। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद 1968 में केरल कैडर से वो आईपीएस बन गए। 4 साल पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद 1972 में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ज्वाइन कर लिया। आईबी में उन्होंने कई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2005 में वो आईबी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। आज भी वो एनएसए के रूप में देश की सुरक्षा के लिए ढाल बने खड़े रहते हैं। अजीत डोभाल को देश के कई बड़े सम्मान से नवाजा जा चुके हैं। वो देश के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांतिकाल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड मिला है। डोभाल को जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा का करीब 40 साल का अनुभव है। उन्हें 31 मई 2014 को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। एनएसए बनने के बाद उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े मिशन को अंजाम दिया। बताया जाता है कि पिछले साल जब आतंकी संगठन पीएफआई पर रातों रात बैन लगाया गया तो इसकी पूरी योजना भी डोभाल के नेतृत्व में की गई। डोभाल के एनएसए बनने के बाद की कहानी तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा जासूसी का किस्सा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। डोभाल 1972 में जासूस बनकर पाकिस्तान गए थे। उन्होंने वहां 7 साल गुजारे और कई सीक्रेट जानकारियां हासिल की। वो पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर रहे और उर्दू भाषा में महारत हासिल की। उन्हें पाकिस्तान के कई खुफिया राज पता है, इसलिए आज भी पाकिस्तान उनके नाम से घबराता है। इसके अलावा डोभाल ने पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर से खालिस्तान समर्थक सिख उग्रवादियों के खात्मे के लिए 2 ऑपरेशन किए गए। उस समय वो एक रिक्शा चालक बनकर वहां गए और बड़ी चतुरता से पूरे मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकियों की पूरी जानकारी दी, जिसके आधार पर सैनिकों को खालिस्तानियों को मंदिर से बाहर निकालने में काफी मदद मिली। इस मिशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में डोभाल नायक बने।
इसके बाद 1990 में कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान हुए ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी डोभाल मुख्य भूमिका में थे। वह उस टीम को लीड कर रहे थे जो आतंकियों से निगोसिएशन कर रही थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों को भी उन्होंने सरेंडर कराया। 2015 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर भी डोभाल ही थे। वो न केवल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में देश की सुरक्षा में तैनात हैं, बल्कि इंदिरा गांधी की सरकार में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में पौड़ी गढ़वाल गांव उत्तराखंड में एक गढ़वाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डोभाल के पिता मेजर जी.एन. डोभाल भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। अजीत डोभाल एक वैवाहिक जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम अनु डोभाल है। अजीत डोभाल का बेटा भी है जिसका नाम शौर्य डोभाल है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर, राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें दिसंबर 2017 में आगरा विश्वविद्यालय से विज्ञान और साहित्य में रणनीतिक और मई 2018 में कुमाऊं विश्वविद्यालय से सुरक्षा मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अजीत डोभाल को नवंबर 2018 में एमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा फिलॉसफी में डॉक्टरेट की मानद ऑनोरारी उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। 1968 में केरला काडरे के लिए चुने जाने के बाद अजीत डोभाल की पहली पोस्टिंग केरल राज्य में हो गई। अभी लगभग 1.5 साल ही हुए थे। तभी कन्नूर जिले के थलासेर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसे वहां के तत्कालीन पुलिस अधिकारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त करुणाकरण मुख्यमंत्री थे। तब उस वक्त केरल सरकार ने अजीत डोभाल को थलासेरी भेजने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने मात्र 2 दिन में न सिर्फ दंगों को समाप्त किया, बल्कि उन दंगों के दौरान लूटे गए सारे माल को बरामद कर उनके असली हकदार को वापस भी लौटाया। इससे उनकी छवि एक दबंग पुलिस ऑफिसर के रूप में उभर कर सामने आई। अजीत डोभाल बायोग्राफी में डोभाल जी का कैरियर शुरू तो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में हुआ। यहाँ पर इन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए आज ये 73 वर्ष की आयु में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इनका शुरुआत से लेकर अब तक का कैरियर इस प्रकार है। अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती कमान केरल कैडर में 1968 में संभाली। इस दौरान पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में ये सक्रिय रूप से शामिल थे। मिजोरम में अजीत जी मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। इसके बाद साल 1999 में कंधार में IC 814 में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर अजीत जी उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की थी। इसके अलावा अजीत जी को 1971 से 1999 तक हुए सभी 15 हाईजैकिंग में शामिल होने का अनुभव प्राप्त है। अजीत जी 1 दशक से भी अधिक समय तक IB के संचालन विंग का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है। इसके अलावा सजीत जी को मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंसी के संस्थापक अध्यक्ष भी है। अजीत जी ने आतंक निरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन के द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की हुई है। पंजाब में रोमानियों के रेस्क्यू के समय भी अजीत जी की भूमिका अहम थी। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले इन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की थी। अजीत जी मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर एक बहुत लंबा समय बिताया। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह के समय भी इनका प्रदर्शन यादगार था।
अजीत डोभाल ने एक बहुत लंबा समय करीब 7 साल तक पाकिस्तान में अपना धर्म बदलकर गुजारा। इस दौरान इन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्रित की। अजीत जी साल 2005 में जनवरी के महीने में इंटेलिजेंसी ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद साल 2019 में ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बने। साल 2009 से 2011 तक इन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अब्रोड इन सीक्रेट बैंक एंड टैक्स हेवन नाम के बनी रिपोर्ट के संपादन में योगदान दिया और वे बीजेपी के इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। साल 2014 में अजीत जी के कैरियर का एक अहम मोड़ आया और ये भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। साल 2014 में ही अजीत जी ने उन 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थी और जिनके परिवारों ने भी इनसे अपना संपर्क खो दिया था। इसके लिए ये स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन पर कार्य किया। अजीत जी ने सेना प्रमुख के साथ म्यांमार के बाहर चल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अभियान 50 आतंकवादियों को ढेर करते हुए एक सफल अभियान साबित हुआ था। अजीत डोभाल को पाकिस्तान के संबंध में भारतीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने का श्रेय भी प्राप्त है। साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत जी की भूमिका को भी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं की योजना से भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। साल 2018 में इन्हें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में पुलवामा आतंकी हमला के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गई जवाबी कार्यवाही में भी अजीत जी की भूमिका को अहम बताया जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कार्यवाही के लिए भी हिंदुस्तान की सेना को तैयार रखने की जिम्मेदारी में भी इन्होंने सेना प्रमुखों के साथ मिलकर कमान संभाली हुई है। अजीत डोभाल को कम्युनल रायट्स में मिली सफलता के बाद 1972 में उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। फिर उन्हें आईबी में नियुक्त किया गया। आईबी में नियुक्त के दौरान उन्हें जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। ज्वाइन होने के बाद उनकी पोस्टिंग मिजोरम में हुई। यह पोस्टिंग उन्होंने खुद मांगी थी क्योंकि उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट का विद्रोह चरम पर था। मिजो विद्रोहियों ने मिजोरम को स्वतंत्र घोषित करके भारतीय सेना के साथ युद्ध घोषित कर दिया था। हिंसा बहुत ज्यादा हो रही थी। पुलिस और सेना पर लगातार हमले हो रहे थे। पाकिस्तान से हथियार सप्लाई हो रहे थे। तब अजीत डोभाल वहां सीक्रेट एजेंट बनकर गए। वह विद्रोहियों से मिलकर मिजो आर्मी में शामिल हो गए। आगे चलकर उन्होंने विद्रोहियों का ब्रेन वॉश किया, फिर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। सिक्किम में भी मिजोरम जैसे हालात को अजीत डोभाल ने बहुत अच्छे से हल किया। 1975 में सिक्किम भी भारत में शामिल हो गया। सिक्किम को भारत में शामिल करने में अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ था। मिजोरम और सिक्किम के योगदान की वजह से अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मेडल की विशेषता यह है, यह मेडल 14 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही मिलता है, लेकिन अजीत डोभाल को मात्र 7 साल की सर्विस में ही इसे 1975 में दिया गया। यह सच में उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 1988 में उन्हें कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया। दिसंबर 2017 में आगरा विश्वविद्यालय और क्रमशः मई 2018 में कुमाऊं विश्वविद्यालय से विज्ञान और साहित्य में रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में उनके योगदान के लिए एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अजीत डोभाल को नवंबर 2018 में एमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा दर्शन शास्त्र में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। यह फाउंडेशन कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद केंद्र का हिस्सा है,
जिसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकनाथ रानाडे ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी विचारधारा पर बना थिंक टैंक विवेकानंद फाउंडेशन आजकल मोदी सरकार के लिए पड़ोसी देशों से संबंध और रणनीतिक मामलों पर इनपुट देने का काम करता है, जिसमें भारत के कई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट और सैन्य अफसर शामिल हैं। अजीत डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बनने के बाद उनकी जगह NC विज को फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया गया। फाउंडेशन से जुड़े पूर्व ब्यूरोक्रेट और सेना के पूर्व अधिकारियों के अलावा ज्यादातर लोग श्रमदान के रूप में काम करते हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट MNF विद्रोह के दौरान डोभाल ने लालडेंगा के 7 कमांडरों में से 6 पर जीत हासिल की। उन्होंने लंबे समय तक मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा के अराकान और चीनी क्षेत्र के अंदर समय बिताया। मिजोरम से डोभाल सिक्किम गए, जहां उन्होंने भारत के साथ राज्य के विलय के दौरान भूमिका निभाई। आतंकवाद निरोधी अभियानों में संक्षिप्त अवधि के लिए उन्हें भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन के तहत प्रशिक्षित किया गया था। पंजाब में वे रोमानियाई राजनयिक लिवियू रादू के बचाव में थे। महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले वे 1988 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर थे। यह घटना सन 1999 में हुई थी। इस घटना में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने काठमांडू से उड़े भारतीय विमान AIC 814 को हाईजैक कर लिया था। इस विमान में 176 भारतीय यात्री थे। आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लाहौर और लाहौर से अफगानिस्तान कांधार लेकर ले गए। वहां पर सभी यात्रियों को बंधक बना लिया। इस बीच भारत की ओर से अजीत डोभाल ने आतंकवादियों से बात की थी। आतंकियों ने यात्रियों को सुरक्षित छोड़ने के बदले में भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी आतंकवादियों को सौंपने की मांग की थी। उनकी इस मांग को पूरा करते हुए 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया था और बदले में सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस लौटा दिया था। अजीत डोभाल बायोग्राफी के इस ब्लॉग में साल 2014 की एक घटना के बाद ही अजीत डोभाल को भारत का NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। उसी साल 2014 में ISIS के आतंकवादियों ने भारत की 46 नर्सों को इराक में बंदी बना लिया था। इनको छुड़ाने के लिए भारत ने खुफिया मिशन किया, जिसके तहत अजीत डोभाल खुद इराक गए थे। जमीनी हालात को समझने के लिए उन्होंने ISIS के आतंकियों से बातचीत की, उन्हें कन्विंस किया और सफलतापूर्वक सभी नर्सों को सुरक्षित वापस ले आए। आज 73 वर्ष की उम्र में भी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी में अजीत जी ने अहम भूमिका निभाई हुई है। इस पद पर पहुंचने और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए इन्हें न जाने इम्तिहानों का सामना करना पड़ा होगा। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवानों की शहादत तो अविस्मरणीय है। अजीत जी उन लोगों में से एक है जो सीमा पर न रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए साल में 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटे लगे हुए हैं। अजीत जी के प्रयासों और जज्बे को हमारा सलाम है। थैंक यू।